2022 का मैं जब चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी से, मैं चुनाव जीता हुआ चुनाव हारा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं चुनाव जीता हुआ हारा हूं। 2005 में मेरे बड़े भाई की हत्या होती है। देवरांचल के अंदर तो आप जाने की सोच भी नहीं सकते। आपने अभी अपने पिछले वक्तव्य में स्वर्गीय कल्पनाथ बनर्जी का नाम लिया, जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा के भी मेंबर रहे, लोकसभा के भी मेंबर रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। और लोग कहते हैं और सच भी है कि उन्हीं के अथक प्रयासों से 19 नवंबर 1988 को मऊ जिले का सृजन होता है। ऐसे में उनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। तो आप क्या मानते हैं? ये फतेहपुर मंडाओं है, पीएससी थी, जी। मैंने उसको सीएससी में तब्दील कराया। दोहरी घाट को सीएससी में तब्दील कराया। आपने बताया कि आप जब मधुबन विधानसभा के विधायक थे और बहुजन समाज पार्टी के नेता भी थे, तो आप उस वक्त दीपावली के अवसर पर अपने 1700 से 1800 कार्यकर्ताओं को बुलाते थे, और न ही केवल बुलाते थे बल्कि उनको उपहार और सम्मान भी देते थे। ऐसे में वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मधुबन विधानसभा से अपनी दावेदारी रखते हैं। ऐसे में मधुबन विधानसभा में आपके पार्टी के दृष्टि से आपके पार्टी में राष्ट्रीय, प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ की इकाई बनती है। ऐसे में जो मंडल की इकाई है वो आपके मधुबन विधानसभा में 5 मंडल आते हैं: जोहरीघाट, बलराव, फतेहपुर मंडाव, दरगाह, मधुबन। तो आप जब उस वक्त विधायक हुआ करते थे और अन्य राजनीतिक दलों में कार्य करते थे, तो 9 वर्ष के आपके बैनर तो पूरे विधानसभा में शुरू से ही लगते आ रहे हैं। परंतु उस वक्त केवल मायावती जी या फिर आपके उस राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं की तस्वीर हुआ करती थी। परंतु इसका हम सबने नोटिस किया कि आपने प्रत्येक मंडल के मंडल अध्यक्षों की भी तस्वीर अपने बैनरों में लगाई। ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि ये भाजपा की अच्छी वाली सीख है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाए, या फिर उमेश चंद पांडे जी सभी कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये सब करें? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से एक दिन पहले सायं 6 बजे तो ऐसे में सरकार के आपकी और भाजपा के आप वरिष्ठ नेता हैं, जो खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, वो आपके जो जनपद के प्रभारी भी हैं। ऐसे में आप उनको एक पत्र दे देते। तत्काल उस पुल के लिए धन स्वीकृत कराया। मैं समझता था कि मैं ही ऊर्जा मंत्री, सुनने में आ रहा है कि वो सड़क बनने वाली है इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के। लगभग 25 वर्षों से अधिक का राजनीतिक करियर आपका हो गया। जी। ऐसे में आपने बताया कि कांग्रेस में भी आपने कार्य किया, सपा में भी कार्य किया, बसपा में भी कार्य किया और वर्तमान में भाजपा में कार्य। जी। ऐसे में उन तीनों राजनीतिक दलों में क्या कुछ ऐसा था जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे अलग बनाता है, इसमें नहीं? मैंने पूछा कि हम भाई इसका इलाज क्या है, आखिर बताओ, चाहे सेमरी हो, चाहे आपका मनपरमा दुबारी हो, चाहे मधुबन रौजा हो, चाहे बेलौली हो, चाहे हमारा ये गोठा हो, चाहे मादी सिपा हो, चाहे पांडे पार हो। पैसा कहाँ है मेरे पास कि मैं पैसा दे करके वोट खरीदने का काम मैं आज तक जीवन में नहीं किया। उनको 1200 फोर व्हीलर से खाली 1,500 टू व्हीलर थे, उससे रिसीव करवाया, आजमगढ़ से ले आया। अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर खर्चा मैं करता हूँ। आपके सरकार की कोई एक योजना जो आपको लग रहा हो कि अपेक्षित परिणाम दे रहा है, और अगर दे रहा है तो क्यों? मैं 2022 में फाइट कर पाया। समाजवादी पार्टी के पास वोट कितना है मधुबन विधानसभा? 30-35 हजार। मैं 75,000 वोट पाया हूँ। कहाँ से पाया हूँ? ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में भी खाते बढ़ खुल रहे, यानी लोगों को रोजगार मिला, ऐसा डाटा बता। परंतु ये डाटा जब हम विपक्षी विरोधी दल के पास ले जाकर के बताते हैं, वो कहते हैं ये भाजपा द्वारा बनाया गया डाटा। इस पर आप क्या कहते हैं? हमारे मौर्य समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, भाई चौहान समाज के लोग हैं, धोबी समाज के लोग हैं, लोहार समाज के लोग हैं। कानून का राज स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने किया तो उस नेता का, उस मुख्यमंत्री का नाम। आपकी तस्वीर आए दिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के साथ दिखती है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ऐसे में
स्वास्थ्य मंत्री जी को मऊ जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं से भी आप अवगत कराते हैं। आप कलेक्ट्रेट देखिए, कचहरी देखिए, दीवानी देखिए। ये पिछली बार 22 में मैं बता दूं सरकार बन गई होती उनकी। वर्तमान की राजनीति में बढ़ती कटुता, अमर्यादित भाषाओं पर आपका मत क्या है? ये वाक्य यदि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस के वो युवराज हो या ना हो, परंतु विपक्ष के नेता देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है। जी, तो ऐसे में उनके ऊपर ये कहना, मेरी कर्मस्थली तो मधुबन है, तो मैं कहाँ जाऊंगा दूसरा। जिस दल में है वहां पे सीटिंग एमएलए है, जी तो अभी तो दायित्व उनका है। जी अभी उनका दायित्व है कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, अधिक से अधिक काम हो। उनके रिकमेंडेशन का अलग महत्व है, मेरे रिकमेंडेशन का अलग महत्व है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय है पत्रकारिता की, और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही जाती है, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय को और मैं संस्कार सरल श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्रश्नोत्तर के एपिसोड 15 में। आज फिर से एक बार जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, वो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मधुबन विधानसभा के पूर्व माननीय विधायक हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, उमेश चंद पांडे जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपका बचपन कैसा रहा? देखिए, हम लोग तो जमींदार घराने में पैदा हुए। जी अपने पिता से के छत्र छाया में पला बढ़ा, और बचपन में अपना गांव में आप देखते ही हैं, खेलना कूदना यही रहा। मेरा बचपन बड़े खुशियों से भरा जीवन व्यतीत हुआ। बाद में हम लोग पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी आए, बिजनेस में भी आए। ऐसे ही चलता रहा सामान्य। राजनीति में आने का निर्णायक मोड़ कौन सा रहा? राजनीति में निर्णायक मोड़ रहा वो उस समय मैं देखता था बचपन में हमारे पिता के पास अगर कोई आता था तो हमेशा वो सेवा भाव के माध्यम से उनकी जो मन के अंदर पीड़ा थी उसको दूर करने का मैंने देखा कि वो हमेशा लोगों की मदद करते रहे। उसके बाद मैंने अपने भाई को भी, बड़े भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है, ब्लॉक प्रमुख थे, कभी मेरे घर से कोई खाली हाथ लौटा नहीं। जो भी हमारे परिवार के सदस्यों को, मेरे बड़े भाई और मेरे पिताजी के पास रहा, अगर कोई आ गया तो उनकी जरूर मदद की हमारे परिवार के तरफ से। वही देख करके मैं अपने पिता और अपने भाई के चिन्हों पर चलने का प्रयास किया, और उसी से प्रेरणा लेकर के कि भाई अगर सेवा भाव से काम करना है तो राजनीति को माध्यम बनाना पड़ेगा। राजनीति के माध्यम से जब ताकत और पावर मिलेगा तो और भी सेवाएं अच्छे ढंग से की जा सकती है। तो इसी तरह से चलता रहा। आपने बताया कि आप एक जमींदार परिवार से हैं। जी। ऐसे में जब राजनीतिक जीवन में आपने प्रवेश किया होगा जी। तो जाहिर सी बात है कि संघर्ष का दौर भी आया होगा। बिल्कुल। ऐसे में उस संघर्ष के दौर में सबसे अधिक प्रेरणा आपको किससे मिली? अब आप सन 2005 में, मैं विधायक तो था नहीं, मेरे भाई ब्लॉक प्रमुख थे किस और ब्लॉक से? घोसी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख थे। 2005 में मेरे बड़े भाई की हत्या होती है, और उस हत्या के दौरान मैं थाने, तहसील, यहाँ वहाँ दौड़ भाग करता रहा, कोर्ट कचहरी। उसी दरमियान पहले से था भी, मैं राजनीति में था भी। मैं उस समय कांग्रेस में हुआ करता था। कांग्रेस से मैं फिर बहुजन समाज पार्टी में सन 2000 में ज्वाइन कर लिया था, भैया के मर्डर के पहले ही। तो हमको मौका मिला, और मैं काम में विश्वास रखता था जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते।
बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया और सतीश चंद्र मिश्रा जी ने, दोनों लोगों ने भरोसा करके मुझको 2007 में टिकट भी दिया और उनकी आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरा भी, मैं चुनाव जीता भी और जीत करके असेंबली में पहुंचा। और संघर्ष जब आपने किया तो आपको प्रेरणा किससे मिली सर? प्रेरणा अपने भाइयों से कि भाई राजनीति एक माध्यम है जिसके बदौलत अगर ताकत है तो और अच्छे ढंग से लोगों की सेवा की जा सकती है। अपने भाई और पिता को देखते हुए कि जो भी मेरे घर आता था, कुछ भी अपने, भाई अगर उनको कुछ चाहिए होता था तो हमारे पिताजी ने ये बताया था कि भाई जितना तुम्हारे शक्ति में हो भरपूर हमेशा एक दूसरे की मदद करो, कोई भी घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उसको देख करके मैंने कहा कि चलो, तब तक उसी बीच मेरे भाई की आताताइयों के द्वारा हत्या कर दी जाती है और साथ में मेरे दो दलित भाइयों की हत्या की जाती है। मेरे भाई की हत्या होती है दिन दहाड़े ब्लॉक परिसर में होती है। अब उसके बाद मेरे ऊपर तमाम आताताइयों का जेल से फोन आता था कि आप लोग गवाही मत करो, आप चुनाव न लड़ो। हमारा टिकट भी डिक्लेयर हो गया था कि भी चुनाव लड़ेंगे मधुबन से। तो मैं उनको कड़ा जवाब भी देता था। तमाम मैंने दुर्दिन झेला उस समय, जितना मेरे ऊपर अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो शायद छोड़ के भाग गया होता या तो भूमिगत हो गया होता। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने उनको करारा जवाब दिया। अब कानूनी लड़ाई लड़ करके उन आताताइयों को आजीवन कारावास की सजा भी दिलाई। सर, आपने भी बताया कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी से आपको विधानसभा का टिकट मिलता है। जी सतीश चंद्र मिश्रा जी जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से, जी और आप पहले चुनाव को जीत भी जाते जी हैं और उस वक्त बहुजन समाज पार्टी की ही प्रदेश में सरकार भी बनी। जी। ऐसे में कुछ दौर में आप लोगों की भूमिका क्या? हमने जैसे ही सदस्य विधानसभा बनने के बाद मैंने स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, जैसे में आप कहेंगे कि क्या स्वास्थ्य पे, जैसे फतेहपुर मंडाव है, पीएससी थी, जी। मैंने उसको सीएससी में तब्दील कराया। दोहरी घाट को सीएससी में तब्दील कराया। ये 7 से 12 की है कि 12 नहीं से? नहीं, 2007 से 12 जी। जीतने के बाद कई चैलेंज आए। जैसे जैसे ही मैं जीता वैसे ही बेलौली, जो आप मधुबन बेलथरा मार्ग, आप दोहरी घाट बेलथरा मार्ग देख रहे हैं, वो, बेलौली कौन सी, हाँ, रामपुर बेलौली या लक्ष्मण? रामपुर बेलौली का पुल टूट गया। अभी हमको मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ था, विधायक पहली बार बना था, जी। चैलेंजिंग काम था। लेकिन मैं दौड़ धूप करके पहले उसको डाइवर्जन बनवाया, तुरंत कि आवागमन बाधित न होने पावे। तत्काल उस पुल के लिए धन स्वीकृत कराया। फिर वहां से पुल हुआ, आपके सिपा में मैंने हॉस्पिटल नया बनाया, आपके बनाफे में हॉस्पिटल बनाया। तमाम हमारे इलाके में विद्यालय ऐसे थे, बच्चों को कई कई कोसों मीलों दूर पैदल जाना पड़ता था, नजदीक कोई विद्यालय नहीं थे। काफी मैंने विद्यालयों पे भी धन खर्च करने का काम किया, उसमें विद्यालय बनवाने का काम किया कि विद्यालय होंगे तो हमारे बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। उस सोच के तहत मैंने काम किया। साथ ही हमने सड़क, जो हमारे इलाके में एकदम वीरान खंड, पूरा विभत्स स्थिति थी, कोई सड़क नहीं, कोई पुल नहीं, कोई पुलिया नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं था क्षेत्र में। देवरांचल के अंदर तो आप जाने की सोच भी नहीं सकते, बंदे से नीचे उतर नहीं सकते। पहला चुनाव जब लड़ रहा था तो पैदल चलते चलते नाकों में इतनी धूल जम जाया करती थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता था। और चिलचिलाती गर्मी, मई का महीना था, उस महीने में
मैं देखता था खाट पे लोग मरीज को, पेशेंट को कंधे पे लादे हुए लेके आ रहे हैं, कोई साधन जा ही नहीं सकता। और रास्ते में कई 3-4 लोगों को तो मैंने देखा दम तोड़ दिया रास्ते में, वो हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाए। तो मैंने अपने मन में ये ठाना कि मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो पहला काम देवरांचल का सर्वांगीण विकास, हर गांव तक सड़क, पक्की सड़क से जोड़ने का काम करूंगा। मैंने देवरांचल में 500 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुल पुलिया का निर्माण कराया। प्लस उस इलाके में बिजली नहीं थी, बिजली से पूरी आच्छादित कराया पूरा इलाका। इसके बाद आप दोहरी घाट बेलथरा मार्ग देख रहे हैं, 60 करोड़ की सड़क है, मेरे कार्यकाल की बनी हुई, वो अब तक मेरे कार्यकाल की बनी हुई सड़क है। उसके बाद दोबारा अभी लेपन नहीं हुआ। सुनने में आ रहा है कि वो सड़क बनने वाली है इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। वो मेरे उसी कार्यकाल की वो सड़क बनाई हुई है। चारों तरफ मैंने सड़कों का, बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछाया बिछाया मैं, देवरांचल हो चाहे इधर हमारा ये इलाका हो। मतलब समझ लीजिए कि देवरांचल को तो पूरा हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया, हॉस्पिटल बनाया, कटिहारी में राजकीय मॉडल स्कूल बनाया, बहरामपुर में राजकीय स्कूल बनाया, ऐसे तमाम 132 केवीए सब स्टेशन बनवाया। और 2 शिफ्टों में अपने मधुबन विधानसभा को, जिस समय मैं विधायक बना 4 घंटा 3 घंटा बिजली रहा करती थी, लेकिन 8 से 5, 8 से 5 हमारी विधानसभा में 2 शिफ्टों में बिजली परमानेंट, पूरे 5 साल जब तक हमारी सरकार रही। मैं विधायक उस समय 2007 से 12 तक रहा। मैं आम मधुबन की जनता को, और वही नहीं, घोसी की भी जनता को और मऊ जिले की भी जनता को, मऊ में 20 घंटा घोसी के लोगों को भी मिलती थी, और अपने यहाँ 2 शिफ्टों में 8 से 5, 8 से 5 मैं बिजली दिलवाया करता था। साथ ही जितने सब स्टेशन है, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के द्वारा लगाए गए सब स्टेशन थे, सारी मशीनें 18-20 साल म्याद होती है एक सब स्टेशन की, जो मशीनें हैं उनके ट्रांसफार्मर की, उनकी मतलब जर्जर स्थिति, मतलब मिनट मिनट में ट्रिपिंग होती थी लाइट की। आई बिजली गई बिजली, आई बिजली गई बिजली। तो मैंने एक्शन से मैंने पूछा कि हम भाई इसका इलाज क्या है आखिर बताओ। तो उन्होंने बताया, सर पहला तो जितना चाहे सेमरी हो, चाहे आपका मनपरमा दुबारी हो, चाहे मधुबन रौजा हो, चाहे बेलौली हो, चाहे हमारा ये गोठा हो, चाहे मादी सिपा हो, चाहे पांडे पार हो, जितने सब स्टेशन है, पहले तो इनकी मशीनें चेंज जब तक नहीं होगी वो लोड ही नहीं ले पाते, मशीनें बैठ जाती हैं, ट्रिपिंग होती है। तो पहला काम कि सारी मशीनों को मैं नई कराया, जिस चाहे, हाँ, अपने कार्यकाल में सारी मशीनें नई है। दुर्भाग्य से आज ये हमारे बीच बड़े भाई रामवीर उपाध्याय ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, मुझको बहुत मानते थे, मैं समझता था कि मैं ही ऊर्जा मंत्री हूं, वो जब थे तो उन्होंने सारी मशीनों को चेंज कराया, और सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से वो चेंज हुआ सब। सारे तार जर्जर चेंज कराए, सारे ट्रांसफार्मर मधुबन बाजार का हो, चाहे कटघरा का हो, चाहे मर्यादपुर का हो, चाहे बेलौली का हो, जितने ट्रांसफार्मर थे सबकी क्षमता दुगनी कराए, सारे चेंज कराए। तब जाके सुचारू रूप से हमारे 8 से 5, 8 से 5 बिजली मिलना शुरू, जनता को, आम जनता को मिलना शुरू हो गई। उसके साथ ही मैंने सड़क पर, मैं दिन रात एक लगा था कि हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, हुआ भी। अब मैंने प्रयास यही किया, साथ ही जो हमारे गरीब तबके के लोग, हमको उमेश पांडे से माननीय बनाने का मौका उन्होंने दिया, मैं विधायक बना, तो मैं हर गरीब, उस गरीब के झोपड़ी में पहुंचने का काम किया।
जिसको कोई नहीं पूछता था, जिसके यहाँ कोई जाता ही नहीं था, उनके हाल चाल लेने नहीं जाता था। मैं उस हर गरीब माँ बाप की बेटी के हाथ को पीले कराने में मदद करी। आज तो मीडिया है, सोशल मीडिया पे लोग पूरा एक काम नहीं कर रहे हैं, 10 पूरा फैला रहे हैं। लेकिन मैंने कहीं कोई सोशल मीडिया का कोई 10,000 लड़कियों की, गरीब लड़कियों की मैंने शादी कराई। और उसकी देन है कि 2022 का मैं जब चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी से, मैं चुनाव जीता हुआ चुनाव हारा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं चुनाव जीता हुआ हारा हूं, समझ लीजिए। मैं चुनाव तो जीता हुआ हारा हूं। और इतना धन का दुरुपयोग हुआ। चाहे मेरे पास पैसा, जो आदमी किसी की तबीयत खराब हो जाए उसमें पहुंचता हो। 10 साल पूरा अपने परिवार को नहीं देखा, केवल क्षेत्र के गरीब जनता की सेवा में लगा रहा। तो जब क्षेत्र में परमानेंट रहेगा, जाएगा तो कुछ उनको गरीबों की मदद भी करनी होती है, तो उसके पास है कहाँ, पैसा कहाँ है मेरे पास कि मैं पैसा दे करके वोट खरीदने का काम मैं आज तक जीवन में नहीं किया। और जो भी वोट मुझको मिले हैं आज तक अपने राजनीतिक जीवन में, 4 चुनाव में लड़ चुका हूं, और 4 में कभी भी मैं पैसा देकर के वोट खरीदने का काम नहीं करता। मैंने अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर खर्चा मैं करता हूं। चुनाव जीतने के साथ जितने भी हमारे विधानसभा के पदाधिकारी हैं, पूरे 10 साल किसी भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता से आप बात कर सकते हैं। दीपावली के एक दिन पहले मैं सारे 1700-1800 मेरे पदाधिकारी थे, उन सबको बुलाता था अपने यहाँ। सबको मिष्ठान, वस्त्र दे करके दीपावली मनाने का सबको। उसके बाद कुछ धन भी, कि आप अपने घर में अच्छे से दीपावली मनाओ। और उनके हर एक सुख दुख का ख्याल रखता था। उनकी पढ़ाई से, उनके गरीब जो हमारे लोग थे, बच्चे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उनके हमारे कार्यकर्ताओं के, उनके पढ़ाई तक का भी मैं ध्यान रखा। उनकी बेटियों के हाथ पीले कराने में भी मैं उनका ध्यान रखा। तब जाकर के मैं 2022 में फाइट कर पाया। समाजवादी पार्टी के पास वोट कितना है मधुबन विधानसभा? 30-35 हजार। मैं 75,000 वोट पाया हूं। कहां से पाया हूं? गरीबों ने हमको वोट दिया। आज भी हमारे साथ है, मैं जहां रहता हूं वहां रहते हैं। 2-2.5 हजार तो ऐसे हमारे यादव समाज के लोग हैं, वो किसी को नहीं जानते, वो उमेश पांडे को जानते हैं। हमारे मौर्य समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, हमारे चौहान समाज के लोग हैं, धोबी समाज के लोग हैं, लोहार समाज के लोग हैं, जिसको कोई दुनिया की ताकत बाएं से दाएं नहीं कर सकती। वो व्यक्तिगत लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए दिन रात जीता मरता हूं। इसलिए लोग मेरे साथ आज तक सटे हुए हैं। आपने अपने कार्यकाल के इतने कार्यों को गिना दिया। वर्तमान में आपकी ही सरकार है, तो ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में मधुबन विधानसभा में स्वास्थ्य सेवा, बिजली, सड़क, पानी पर आपका व्यक्तिगत मत क्या है? देखिए, मैं तो इन्हीं सब बातों को लेकर प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बगैर किसी के, विधायक के, एमपी के, एमएलए के कहे, उन्होंने ऐसा प्राविधान देश की आम जनता के लिए, हर घर को जल, हर घर को शौचालय, हर घर को पानी, स्वच्छ पानी। सोच देखिए, अगर स्वच्छ जो गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं उससे तमाम हमारे बच्चों को बीमारियां हो रही हैं। उसके लिए उन्होंने हर घर नल पहुंचाने का काम किया, वहां जल पहुंच रहा। उसके लिए इतनी बड़ी योजना उन्होंने, हर घर जल की व्यवस्था उन्होंने पूरे देश में किया।
हर घर शौचालय, हमारी माँ बहनें जाके सड़क पे बाथरूम जाया करती थी, आज हर घर में शौचालय है। आज हम प्रधानमंत्री आवास है जिनके पास रहने के छत नहीं है। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं जो मूलभूत, जो सबसे निचले पायदान पे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कर रखा। बाकी जो है हमारे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, हमारे देश उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके यहाँ पे जो दहशत का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर था, उसको खत्म करके कानून का राज स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने किया तो उस नेता का, उस मुख्यमंत्री का नाम है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। आपने अभी अपने पिछले वक्तव्य में स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का नाम लिया, जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा के भी मेंबर रहे, लोकसभा के भी मेंबर रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। और लोग कहते हैं और सच भी है कि उन्हीं के अथक प्रयासों से 19 नवंबर 1988 को मऊ जिले का सृजन होता है। ऐसे में उनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। तो आप क्या मानते हैं? इसमें दो राय नहीं, उनके साथ हमें काम करने का भी मौका मिला है। मैं यूथ कांग्रेस में उपाध्यक्ष था और उनके साथ काम करके बड़ी खुशी होती थी कि जब भी वो बात करते थे तो घोसी लोकसभा के विकास की बात करते थे। यहाँ पे सब स्टेशन बन जाए तो इस गांव को फायदा होगा, यहाँ सब स्टेशन बन जाए तो इस गांव को फायदा होगा, यहाँ की सड़क बन जाए तो यहाँ के लोगों को फायदा होगा, ये पुल बन जाए तो लोगों के आवागमन में जो बाधा हो रही है रेलवे क्रॉसिंग पर, तो आप कलेक्ट्रेट देखिए, कचहरी देखिए, दीवानी देखिए, प्लस सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी जाल यहाँ विकास के जाल बिछे स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के द्वारा यहाँ पे बिछाए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं किसी मुगालते में हूँ, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका विकास के मामले में उनका नाम तो अमर रहेगा ही रहेगा। सर, आपने बताया कि आप जब मधुबन विधानसभा के विधायक थे और बहुजन समाज पार्टी के नेता भी थे, तो आप उस वक्त दीपावली के अवसर पर अपने 1700 से 1800 कार्यकर्ताओं को बुलाते थे और न ही केवल बुलाते थे बल्कि उनको उपहार और सम्मान भी देते थे। ऐसे में वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मधुबन विधानसभा से अपनी दावेदारी रखते हैं। ऐसे में मधुबन विधानसभा में आपके पार्टी के दृष्टि से आपके पार्टी में राष्ट्रीय, प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ की इकाई बनती है। ऐसे में जो मंडल की इकाई है वो आपके मधुबन विधानसभा में 5 मंडल आते हैं: दोहरी घाट, बलराव, फतेहपुर मंडा, दरगाह, मधुबन। तो आप जब उस वक्त विधायक हुआ करते थे और अन्य राजनीतिक दलों में कार्य करते थे, तो 9 वर्ष के आपके बैनर तो पूरे विधानसभा में शुरू से ही लटके आ रहे हैं। परंतु उस वक्त केवल मायावती जी या फिर आपके उस राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं की तस्वीर हुआ करती थी। परंतु इसका हम सबने नोटिस किया कि आपने प्रत्येक मंडल के मंडल अध्यक्षों की भी तस्वीर अपने बैनरों में लगा है। ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि ये भाजपा की अच्छी वाली सीख है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाए, या फिर उमेश चंद पांडे जी सभी कार्यकर्ताओं को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये सब करें? देखिए, मैं संगठन ही वो ताकत है जिससे सारी जंग जीती जा सकती है। संगठन को अगर आप मजबूत नहीं रखेंगे, अगर हमारा कार्यकर्ता का हौसला बुलंद नहीं रहे, लड़ाई तो उसको लड़नी है। हमारे नेता लोग आकर के यहाँ थोड़े आपको जिताएंगे। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर बनाने का कोई मुद्दा रखता है तो हमारा कार्यकर्ता जो जमीन पे रहता है, उस कार्यकर्ताओं को अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। और जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी की बात आपने किया है कि उस समय जब होर्डिंग लगती थी तो उस पे हमारे इतने पदाधिकारी थे कि अगर एक का उस पे लगा दूंगा तो 10 हमारे 100 नाराज हो जाएंगे। हम कितने को फोटो लगा सकते हैं एक बैनर पर? यहाँ पे 5 मंडलों में
यह विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो 5 मंडलों में बटा हुआ है, 5 मंडलों में। इसलिए यहाँ पे आसानी हुई कि कोई नाराज नहीं होगा कि भाई मंडल अध्यक्ष का लगाएं। तो हमने मंडल अध्यक्ष का, हर मंडल के अध्यक्ष को सम्मान मिलना चाहिए। कोई फोटो नहीं लगाता, कोई नीचे के कार्यकर्ता को कोई पूछता भी नहीं है। मैं देखता आया हाँ, मैंने इस दीपावली पे 5 अपने मंडल अध्यक्ष को बुलाया। 5 मंडल अध्यक्ष को वही पुराना अपना जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दीपावली के एक दिन पहले मैं आया, 5 लोगों को बुला करके उनको सम्मानित किया, उनको मिष्ठान खिलाया, उनको वस्त्र दिया, उनको सम्मान करके दीपावली की बधाई देकर उनको रवाना किया। लगभग 25 वर्षों से अधिक का राजनीतिक करियर आपका हो गया। जी ऐसे में आपने बताया कि कांग्रेस में भी आपने कार्य किया, सपा में भी कार्य किया, बसपा में भी कार्य किया और वर्तमान में भाजपा में कार्यरत थे। जी ऐसे में उन तीनों राजनीतिक दलों में क्या कुछ ऐसा था जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे अलग बनाता है, उसमें नहीं था? देखिए, पहले तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में बता दूं। बहुजन समाज पार्टी जब बात करती थी, नीचे तबके के, गरीब तबके के लोगों की बात करती थी, तो मुझको यह महसूस होता था कि नहीं, सही में इन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, इनको आगे ऊपर उठाना चाहिए। लेकिन जब नेता अपने नीतियों से, अपने सिद्धांतों से भटक जाता है तो कार्यकर्ता क्या करेगा? आहत हो करके अपना कार्यकर्ता रास्ता चुनता है। समाजवादी पार्टी की बात है जहां तक, उनके कथनी और करनी में अंतर है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2022 में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की, टिकट दिया, टिकट काट दिया, टिकट दिया, टिकट काट दिया, टिकट दिया, टिकट काट दिया, इतने टिकट दिए, इतने टिकट काटे, खुद कट गए। पिछली बार 22 में मैं बता दूं, सरकार बन गई होती उनकी 22 में, मेरी सीट पर देख लीजिए, मेरे भाई के हत्यारों को उन्होंने टिकट दे दिया। फिर जब 15-20 दिन, 16 दिन रह गया तो मुझको टिकट दे दिया। अब वो मुझको हराने में लग गया। तो जितने टिकट उन्होंने काटे थे वो सब लग गए हराने में कैंडिडेट को। भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। तो वो कान के कच्चे हैं, उनको कोई अगर आगे समझा देगा तो मुखिया को एक बार डिसीजन अगर ले लिया तो ले लिया, ऐसा होना चाहिए मुखिया। किसी संगठन को आप चला रहे हैं तो डिसीजन अगर ले लिया तो ले लिया, अब उससे पीछे अगर हटेंगे तो फिर तो भाई ठीक नहीं है, ढुलमुल राजनीति ठीक नहीं। ये तो उनकी कमियां है, भाजपा की अच्छाई है। भारतीय जनता पार्टी में कैडर बेस्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग। जितनी भी नियमावली बनी है, जो नीतियां बनी है, सब गरीबों के हिसाब से बनी। हमारी जो मातृशक्ति हैं, हमारी माताएं बहनें, उनके लिए बनी है, हमारे नौजवानों के लिए बनी है, हमारे किसानों के लिए बनी है, हमारे बुजुर्गों के लिए बनी है, हमारी माताओं बहनों के लिए बनी है। तो उस नीति को आप देखें, कितनी योजनाएं सरकार चलाई है। स्टार्टअप करके आपको विकास, भाई नौकरी सबको नहीं दे सकते, लेकिन स्टार्टअप ले आए। स्टार्टअप के माध्यम से कितने हमारे बेरोजगार नौजवान आज रोजगार कर रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था आप पहले, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर के 2014 से लेकर के आज तक जितनी भी नीति निर्धारण करके योजनाएं लाई हैं, उसको एक बार पढ़ लीजिए। आप पढ़ के देख लीजिए उसको। जिस दिन पढ़ लेंगे तो उस दिन कोई सवाल किंतु परंतु रहेगा ही नहीं। ऐसी सोच इन दो दलों के पास नहीं है, इन दो दलों के पास है ही नहीं। कांग्रेस के पास भी कोई विजन ही नहीं है इनके पास। ये आज क्या करने वाले हैं
तो ये 10 साल पहले का सोचते हैं। ये पुल बना रहे हैं तो ये पुल 10 साल पहले इसकी स्थिति क्या होगी, उस हिसाब से वो पुल का निर्माण हो रहा है। आज आज की जो व्यवस्था है 10 साल भारतीय बाद। जनता, हाँ, 10 साल बाद क्या होगा, इसलिए उस डायमीटर में बनाया जाए, उसको बड़ा बनाया जाए, छोटा बनाया जाए, कैसा बनाया जाए कि ये 10 साल बाद कैसा। भाई जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब सड़क के ऊपर फिर सड़क, दो दो लेयर की, तीन तीन लेयर की सड़कें बन रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है ना। आज चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है। जहां हम लोग 7 घंटा लगता था लखनऊ जाने के लिए, आज हम 3 साढ़े 3 घंटे में पहुंच जाते हैं लखनऊ। लगता ही नहीं कि हम लखनऊ आए कि मऊ में हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हाँ जी। तो काम तो भाई बहुत हो रहा है, आपने नो डाउट। आपने बताया कि युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है जी और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट भी है जी कि 2013-14 के दरमियान जी भारत में बेरोजगारी दर 8.7% था और वहीं वर्तमान में जब हम 2026 में ये बात कर रहे हैं जी तो 2025 का डाटा है कि 4.7% की बेरोजगारी बची है भारत। बिल्कुल। इसी के साथ साथ ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में भी खाते खुल रहे हैं, जी यानी लोगों को रोजगार मिल रहा है, ऐसा डाटा बता रहा है। जी परंतु ये डाटा जब हम विपक्षी विरोधी दल के पास ले जाकर के बताते हैं तो वो कहते हैं ये भाजपा द्वारा बनाया गया डाटा है। इस पर आप क्या कहते अब देखिए, विपक्ष को तो कुछ चाहिए मसाला कुछ बोलने के लिए। जनता को गुमराह करने का हमेशा विपक्ष काम किया है, वही कर रहे हैं। वो हैं? गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है, तो क्या बोलेंगे। यह धरातल पे दिखाई दे रहा है भाई। आप धरातल पे चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है, लोगों की विकास की योजनाएं बह रही हैं, लोगों गरीबों गरीब तबके के लोगों का विकास हो रहा है, गरीबों के आवास बन रहे हैं, गरीबों के घर में बिजली पहुंच रही है, गरीबों के घर में शौचालय पहुंच रहा है, गरीबों का आवास बन रहा है, गरीबों को मुफ्त दवाएं मिल रही है। आप 5 लाख रुपया बताइए, 5 लाख रुपए का जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है आम जनमानस को, पूरे देश के लोगों को, आज कोई भी इलाज से वंचित रह पाएगा। उसको पैसा अपना घर खेत जमीन गहना गिरवी तो नहीं रखना पड़ेगा ना, उससे अपना इलाज करा सकता है। जब आप गरीबी की बात कर रहे हैं तो भारत के 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया ने एक शोध पत्र जारी किया। उसमें उन्होंने बताया कि 11-12 के दरमियान भारत में गरीबी 21.9% था और वहीं 2025 में जब उन्होंने सरकार को ये रिपोर्ट सौंपा तो 2.3% गरीबी बची है। जी। तो इसको भी विपक्ष नहीं मानता है। मानेंगे कैसे, उनके पास कुछ है ही नहीं है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, विपक्ष के पास कुछ है नहीं उनके पास। तो अनाप शनाप सवाल करेंगे, अनाप सब जनता को गुमराह करने वाली बात करेंगे। लेकिन जनता सब जानती है, जनता जान रही है। आज पूरे दुनिया में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम है, हमारे भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कोई वो थोड़ी है कि वो अंडरग्राउंड है, फर्जी कोई बोल रहा है, दिख दिख रहा है, धरातल पे दिख रहा है। आज लोग भारत से बात करने में हिचक रहे हैं, डर रहे हैं। इतना शक्तिशाली भारत बन रहा है, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? भाजपा में आने से पूर्व या फिर भाजपा में आने के बाद? एक दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से एक दिन पहले, शाम 6 बजे मैं उनके मुख्यमंत्री आवास के साहिब के कालीदास बाग पे मैं मिला उनसे। उनका आशीर्वाद लेकर के दूसरे दिन 3 बजे मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अपने समर्थकों के साथ जाकर के ज्वाइन किया। आप सदन के सदस्य विधानसभा के तो उस दर में योगी से मिलना नहीं
उस समय योगी जी, जब मैं सदन का सदस्य था, तो योगी जी सांसद हुआ करते जी, ये तो है। थे। ये आए हैं 17 तो में योगी जी। शिष्टाचार मुलाकात क्योंकि आपके बगल का ने ही जनपद है गोरखपुर। जी, तो मुलाकात मेरी नहीं हो पाई, लेकिन योगी जी को मैं पढ़ता था, देखता था, जानता था जी, कि अच्छे हैं और हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। तो युवा वाहिनी के माध्यम से मऊ में आना जाना, मैं गाड़ियों में बाहर से दूर दूर से ही देखा करता था। जी। हमारे काफी साथी इनके यहाँ जाते आते थे, लेकिन मैं नहीं गया, मैं झूठ क्यों बोलूं। आपकी तस्वीर आए दिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के साथ दिखती है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री जी को मऊ जनपद के स्वास्थ्य सेवाओं से भी आप अवगत कराते हैं। जब भी मौका मिलता है, कहीं से शिकायतें मिलती हैं, पूरे जनपद कहीं से शिकायतें मिलती हैं, तो मैं निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन वो मेरे बड़े भाई हैं, हमारे पारिवारिक संबंध है उनसे, और हमें आशीर्वाद छोटे भाई का हमेशा वो देने का काम किए हैं। तो मैं जाता हूँ, इसमें दो राय नहीं है। और जब कहता हूँ, भाई हमारे क्षेत्र में मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ, लेकिन ये है कि जब ज़रूरत होती है, कोई समस्या आती है, तभी मैं जाता हूँ और उनको बताता हूँ, सुझाव देता हूँ कि ये समस्या है, ये हॉस्पिटल गड़बड़ी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो ठीक करने का भी प्रयास, तुरंत एक्शन में आते हैं, काम भी करते हैं। आपके सरकार की कोई एक योजना जो आपको लग रहा हो कि अपेक्षित परिणाम दे रहा है, और अगर दे रहा है तो क्यों? अभी तक तो जितनी भी योजनाएं, सभी लगभग लगभग ठीक तरह से चल रही है। एक जो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ियां आई थी, जो हम लोग 5 लाख रुपए का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड जो दिया था, जी। उसमें थोड़े से बीच में शुरुआत में गड़बड़ियां हो रही थी, लेकिन अब उसमें भी काफी हद तक सुधार सरकार ने को हम लोगों ने मैसेज के माध्यम से जानकारी दिया, उस पर बड़े पैमाने पर सुधार किया गया है। नहीं तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पे त्रुटियां लोग करते थे, लोग जो हॉस्पिटल वाले, और उसका दुरुपयोग करते थे। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ साथ ब्राह्मण भी जी। हैं। ऐसे में विगत दिनों लखनऊ में पीएन पाठक जी, जो कि कुशीनगर से विधायक हैं, उनके जी। आवास पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। तो उसके सही मायने क्या थे? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसी दिन पीएन पाठक जी का जन्मदिन भी था। जी। तो लोग कह रहे हैं कि वो केवल बधाई देने वहां गए। अब ये बताइए, अब हमारे घर 10, हमारे समाज के, जिस समाज से मैं ताल्लुक रखता हूँ, अगर कोई आ जाए, ये कोई बात तो ही नहीं, उनका जन्मदिन है, उसमें कोई आ गया तो इसमें क्या बुराई है? तो उस दिन उनका जन्मदिन था। जन्मदिन रहा होगा, अब हमें ध्यान नहीं है, मैं न उस पार्टी के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वही सोशल मीडिया पे मैंने देखा, तो मुझे पता चला। तो हम लोग आए दिन, हमारे यहाँ 10 लोग, 5 लोग आते हैं, हम लोग वहाँ बाटी चोखा बैठ के खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो इसमें कौन सी बुराई है भाई, सभी लोग बैठते हैं। यानी हम वो कोई नाराजगी नहीं थी। न, कोई ऐसा नहीं है, वो विपक्ष का काम है केवल उलझाना, इधर से उधर लगाना, लगाने बजाने का काम करना, इसमें कौन सी बुराई है? वर्तमान की राजनीति में बढ़ती कटुता, अमर्यादित भाषाओं पर आपका मत क्या है? ये तो जो इस तरीके का, देखिए, हमारे राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हम दल के दूसरे दल के हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत किसी को के ऊपर आक्षेप, उनके खिलाफ गलत आरोप लगाने से बचना चाहिए। इसलिए कि किसी के बारे में व्यक्तिगत अगर आरोप आप लगा रहे हैं, जेन्युइन नहीं है। यहाँ तो काफी हद तक जो राजनेता लोग हैं, झूठ की बुनियाद पर वो अपनी राजनीति की नींव डाल रहे हैं, तो ऐसी नींव बैठ जाया करती। आप विधायक रहे, जी। ऐसे में विधायक रहते हुए आपके जीवन में कोई बदलाव आया?
जैसे आप जो बता पाए व्यक्तिगत रूप से कोई बदलाव अब देखिए, पहले जीवन में। जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ ऐसे ऐसे मेरे मित्र लोग रहे जो खतरनाक से खतरनाक लोग रहे। तो फिर उनको मित्र सामने मीठी गोली देते उनको थे मित्र क्यों और नहीं बनाया? पीठ में ऐसा खंजर मारे हैं लोग कि वो तो अब समय बताएगा, और समय का इंतजार है। ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है, उसको बयां नहीं किया जा सकता। ये वाक्य यदि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो आपको नुकसान पहुंचा सकता उसकी परवाह तो मैंने कभी नहीं किया। है। हाँ, साच को आंच नहीं। मैं डंके की चोट पर आज तक मैंने मधुबन विधानसभा के 4 लाख 4.5 लाख मतदाताओं के सामने जो मैंने वायदा किया है आज तक, उसको पूरा 100% पूरा करने का, जहां जहां पे वादा किया 100% दिया मधुबन विधानसभा के लोगों को। मैंने वो व्यवस्था, चाहे सड़क की हो बात रही हो, पुल पुलिया की बात रही हो, उसको 100% करके दिया। यही आपके यहाँ 132 के भी सब स्टेशन, मेरी बात कल्पनाथ राय जी के बाद एक सब स्टेशन नहीं लगा है 132 के भी का। वो 10-20 करोड़ का नहीं है। आज की लागत तुम जानते हैं 200 250 300 करोड़ की होगी। कटघरा मालूम है, मैंने बना के दिया। रामवीर उपाध्याय आए, उनको 1200 4 व्हीलर से खाली आए, करीमदान जानते हैं 1,500 2,000 2 व्हीलर थे, उससे रिसीव करवाया उनको, आजमगढ़ से ले आया। ले आकर के वहां जगह नहीं थी, वो 1200 गाड़ियों के व्यक्ति, अब बारिश में लोग जी। कुर्सी ऊपर कर करके लोग खड़े थे। उसका वीडियो फुटेज कहेंगे तो हम दिखा देंगे आपको। जनता हिली तक नहीं। और उसी दिन उन्होंने कहा कि तुम 12 का भी चुनाव जीतोगे। अब उनको माला मैं पहना है, वो मुझको माला पहना दे, तुम्हारा विजय हो। तो हम, मैंने तो ऐतिहासिक काम किया, एक सिंपल विधायक रह करके पहली बार मौका मिला था। मैंने जी तोड़ मेहनत की। मैंने कभी पैसे को की अहमियत नहीं दिया कि हमारा ढेर पैसा हो जाए, हम फैक्ट्री बना लें, हम बिल्डिंग बना लें, ये कर लें वो कर लें। ये सब चक्कर में मैं था ही नहीं। केवल विकास और लोगों को, गरीब लोगों को अधिक से अधिक उनकी सेवा, फिर मुझको कौन हराएगा। तो जनता ने तो हमको जिताने के लिए वोट दिया, लेकिन दुर्भाग्य से मैं हार गया। आपके ही गृह जनपद से मंत्री हैं ऊर्जा मंत्री एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी। तो ए.के. शर्मा जी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? देखिए, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही सरल व्यक्ति। इस मऊ जनपद में कल्पनाथ जी के बाद आज ये उन्हीं के माध्यम से विकास दिख रहा, इसमें नो डाउट। ए.के. शर्मा जी जब से आए हैं, कुछ न कुछ हमारे जनपद के लिए और बड़ा से बड़ा काम करने का काम होता रखते हैं और कर रहे हैं। अच्छे इंसान हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों के कुछ चंगुल में फंस करके वो रह गए। उनसे बाहर अगर वो नहीं निकलेंगे तो आने वाले समय में उनके लिए बड़ी दुश्वारियां साबित होगी। ऐसा लोग काकस बना लिए हैं कि उनके पास दूसरा पेज पहुंच ही ना पाए। तो उस काकस को ध्यान में उनको रखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही सरल व्यक्ति हैं। विकास के की बात तो आप करेंगे तुरंत सुनेंगे और तुरंत काम भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। मऊ जनपद में काम भी दिख रहा है और उनके अंदर जज्बा है कि हमारे मऊ जनपद का सर्वांगीण विकास हो, और कर भी रहे हैं। आपकी सरकार और आपके मंत्री और आप स्वयं भी जनप्रतिनिधि नहीं होने के बाद भी भाजपा नेता के तौर पर अपने जनपद के लिए विकास कार्यों को लेकर के लगातार प्रयासरत रहते हैं, ऐसा आपका कहना जी, है। ऐसे में आगामी चुनाव में 27 में सपा बसपा कांग्रेस के लिए आपका क्या संदेश है?
बसपा का तो आप हाल देख ही रहे हैं। बसपा अकेली पड़ी है, उसमें भी उनके वोट में भी सेंध लग चुका है। 2 चुनाव से तो मैं देख रहा हूं, 22 में मैं ही हल्का कर दिया था। फिर सपा का हल है, सपा के कथनी करने में अंतर है। आपको बताया ही मैं सपा के बारे में। सपा वही है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जमीन निरहू की हद जोत रहे घुरहू, वही हाल है। तो वो सरकार कोई नहीं चाहता। कांग्रेस? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं है, कहीं धरातल पे दूर दूर में नहीं है। अब बताइए, कांग्रेस के युवराज जो है बिहार जाते हैं मलाह का वोट लेने के लिए, निषाद समाज के लोगों का, जाकर तालाब में कूद पड़ते हैं। अब बताओ, सिक्योरिटी वाला अपना गन लेकर के उसमें कूदता है? ऐसा तो मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। अपने राजनीतिक करियर में कभी किसी नेता को तालाब में कूदते हुए नहीं देखा। वो सोचे कि इससे कूदने से जनता में एक मैसेज जाएगा कि ये तो मछली पकड़ने वाला हमारा साथी है, हमको वोट मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। धरातल पे जनता को काम चाहिए। मोदी जी और योगी जी ने, नीतीश कुमार जी ने बिहार में जिस तरीके से काम किया है, बिहार में हम लोग, हमारी ट्रकें चलती थी, हम लोग जाते थे, घंटों लग जाता था जाने में। 10 किलोमीटर जाने में कई घंटे जंग लेनी पड़ती थी जाने के लिए। आज कभी कोई सोचता भी नहीं था बिहार जाना पड़े, भगवान न करे बिहार जाना पड़े। कब किसकी हत्या हो जाए, कब किसी लूट हो जाए, कब मार डाले सबको। हमारी ट्रकें, हमारे जनपद की कई ट्रकें गायब हो गई बिहार में। हमारी खुद की स्कॉर्पियो बिहार में गई है, 2-2 स्कॉर्पियो चोरी हो गई। आज बिहार बदल गया। आज चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा। मैं गया था अभी बिहार चुनाव में, आज सारे लोग सुरक्षित हो। जब वो मंजर याद करते हैं तो सिहर पड़ते हैं। ये भाई, अगर ये आ जाएगी, आरजेडी आ जाएगी, तो यहाँ का माहौल बदल जाएगा। इसलिए भैया यही ठीक है, नीतीश कुमार, तो प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। कांग्रेस के वो युवराज हो या ना हो, परंतु विपक्ष के नेता, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है। जी। तो ऐसे में उनके ऊपर ये कहना। नहीं नहीं, देखिए, अपोजिशन के लीडर है, उनका सम्मान है, मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन सम्मान करने वाला तो काम करना चाहिए। आप, वो भूमिका अदा करना है। जब उनको यहाँ विपक्ष में रह करके अपनी बात रखनी है तो आप चले जा रहे हैं विदेश घूमने। जब यहाँ देश संकट में है तो आप चले जा रहे हैं विदेश। आपके यहाँ चुनाव है, बिहार में रहना चाहिए तो आप चले जा रहे हैं घूमने जर्मनी। ये ऐसे थोड़ी होता है। संघर्ष से, जब संघर्ष करेंगे तब जाके कुछ पाएंगे, बगैर संघर्ष के कुछ नहीं होगा। जमीन पे कांग्रेस कहाँ संघर्ष कर रही है बताइए? कहीं आपने संघर्ष देखा? ये सब ऐसे नहीं चलता है ना। यहाँ आज बिहार का चुनाव खत्म हुआ, दूसरे दिन से भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव लड़ना शुरू करती है। 5 साल आराम नहीं करने देती है कार्यकर्ताओं। तुम्हें एक 24 घंटा चुनावी वो मोड में रहना है भैया, खड़े रहो। और धरातल पर आप हमको रिजल्ट चाहिए, हवा हवाई नहीं। 24 आवर्स चुनावी मोड में रहती है, तब जाके चुनाव जीतती है। अब 5 साल बाद आओगे अचानक कि हम टिकट लेके आ गए, हमको जिता दो, कोई जिताएगा? 2027 में आप किस विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं? मधुबन से ही? भाई, मेरी कर्मस्थली तो मधुबन है, तो मैं कहाँ जाऊंगा दूसरा। यदि मधुबन के लिए एक सपना चुनना हो तो उमेश चंद पांडे जी क्या चुने? मधुबन का सर्वांगीण विकास, गरीब बेबस लाचार लोगों के बेहतरी की बात, उनके विकास की बात। राजनीति के अलावा आपकी रुचि किसमें है? हमारा तो ये है कि
पहले मैं खुद खेल कूद में था, अच्छा खासा खेलता था छोटे बचपन में। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वह हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। खेल को मैं ज्यादा, क्रिकेट बहुत ज्यादा देखता हूँ। जी। तो यहाँ भी एक मिनी स्टेडियम का पिछली बार भी मैंने प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। तो मेरे मन में है कि मधुबन में भी एक मिनी स्टेडियम बने, ताकि हमारे इलाके के जो होनहार बच्चे हैं खेल के माध्यम से अपनी प्रतिभा का निखार करना चाहते हैं और क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को यहाँ पे वो जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वो सुविधाएं उनको इसी अपने गांव में, अपने नगर में, क्षेत्र में मिले। ऐसी मैं सोच रखता हूँ। तो ऐसे में सरकार तो आपकी और भाजपा के आप वरिष्ठ नेता और जो खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव जी, वो आपके जो जनपद के प्रभारी भी हैं, ऐसे में आप उनको एक पत्र दे देते हैं। नहीं, पत्र देने से नहीं होगा। देखिए, अभी दायित्व, हम कुछ एक जिस दल में है वहां पे सीटिंग एमएलए है, जी। तो अभी तो दायित्व उनका है। जी। अभी उनका दायित्व है कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, अधिक से अधिक काम हो। उनके रिकमेंडेशन का अलग महत्व है, मेरे रिकमेंडेशन का अलग महत्व है। तो ये सुझाव मैं गिरीश चंद्र यादव जी से भी कहा हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस पे विचार करूंगा। विचार करेंगे, क्या करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन इनको देना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता की, और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? हमारा यही कहना है, देखिए, ये चौथा स्तंभ है मीडिया। जी। इनको सही, आम जनमानस में बहुत सी ऐसी अफवाहें भी फैला दे रही है मीडिया, काफी हद तक फेक न्यूज आ रही। निष्पक्ष होकर के, बगैर डर के, बगैर भय के, उनको अपने संदेश को जनता के बीच में भेजना चाहिए। कोई ऐसा संदेश आप भेज दें जिससे समाज में कटुता पैदा हो, वैमनस्य पैदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। यही मेरा संदेश के लिए है। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात सुना। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे कहना ये है कि ऐसे और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ राष्ट्र को। धन्यवाद।